ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है और हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको t इक्वल टू 0 प्लस पे देखना है और आपको दिया गया है क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है आपको कि आपको हिंट ये दिया गया है एक स्विच इसमें यहाँ पे एक हम स्विच लगाते हैं, स्विच ये हो गया स्विच। अब इस स्विच को आप k इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे आप क्लोज कर रहे हैं, t इक्वल टू आप 0 पे इसको क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज करने से पहले ये कैसा था, ये अगर हम t इक्वल टू 0 माइनस से बनाए और आपको एक लाइन लिखी हुई है, आपको ये निकालनी है और एक लाइन लिखी है आपको कि एज्यूम इंडक्टर is initially discharged अगर आपको बोला जा रहा है कि एक सर्किट डायग्राम दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि आपने स्विच को t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया और आपको t इक्वल टू 0 प्लस पे 0 पे आपने क्लोज किया, तो 0 से पहले क्या था, स्विच ओपन था, मतलब जो सर्किट था वो कंप्लीट नहीं हुआ और आपको दिया गया है जो इंडक्टर है वो इनिशियली डिस्चार्ज है। अगर इंडक्टर इनिशियली डिस्चार्ज है तो क्या उसके पास कोई एनर्जी स्टोर होगा? नहीं। अगर इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी नहीं है तभी हम उसको बोलते हैं कि वो इनिशियली या फिर डिस्चार्ज है, हिंदी में बोलिए अनावेशित है। अगर इंडक्टर इनिशियली डिस्चार्ज है तो आप लिखोगे एट टी इक्वल टू 0 माइनस मतलब t इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को क्लोज किया, तो 0 माइनस मतलब 0 से पहले। तो ये सर्किट कैसा दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कुछ ऐसा, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 हेनरी और ये है बैटरी 10 वोल्ट का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 0 माइनस पे ये यहाँ पे क्या होगा, स्विच क्या होगा, स्विच होगा आपका ओपन। अगर स्विच आपका यहाँ पे ओपन होगा तो ओपन होगा यहाँ पे अगर, तो ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो बैटरी था यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कौन है, बैटरी क्या करेगा, इस सर्किट में करंट या फिर पावर को फ्लो करवाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सर्किट आपका पूरा कंप्लीट हो। तो t इक्वल टू 0 माइनस पे ये सर्किट क्या है, ओपन है। इसका मतलब इस कंडीशन पे इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, 0। तो सर्किट ओपन है तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, मतलब कंडीशन क्या है, ओपन। तो ओपन कंडीशन पे अगर आपको पूछा जाए करंट की वैल्यू बताओ, अगर आप यहाँ जो करंट फ्लो होता है उसको I बोलते हैं, तो इस I की वैल्यू कितनी होगी, 0 एम्पियर। अगर ये I 0 है तो यहाँ पे भी कितना फ्लो होगा, 0, यहाँ पे कितना होगा, 0 एम्पियर। मतलब स्विच को क्लोज करने से पहले सर्किट का जो कंडीशन होगा या डायग्राम होगा कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है 0 फ्लो होगी। क्यों 0 फ्लो होगी, क्योंकि स्विच ओपन है और स्विच अगर ओपन है तो सर्किट भी ओपन है, और अगर सर्किट ओपन है तो किसी ओपन सर्किट से करंट जो है फ्लो नहीं होता। तो ये डायग्राम बनेगा एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे और ये इंडक्टर हुआ। अब देखो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट 0 है। जब इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट 0 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हमने कल लिखा था एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर इज गिवन एज हाफ एल आई स्क्वायर। अगर करंट की वैल्यू 0 है तो I की वैल्यू 0 है, अगर I की वैल्यू 0 है तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, 0। तो वही स्टेटमेंट में लिखा गया है आपको, एज्यूम इंडक्टर इज इनिशियली डिस्चार्ज, मतलब इंडक्टर प्रारंभिक रूप से या इनिशियली कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये जो स्विच है ओपन हो गया, ओपन होने पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपको एक लंबे समय तक, जब तक ये स्विच क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपको दिखाई देगा कि करंट की वैल्यू 0 है। अगर करंट की वैल्यू 0 है तो इंडक्टर के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी 0। तो ये डायग्राम दिखेगा आपको। अब डायग्राम में आते हैं t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या बनेगा डायग्राम।
तो बनाते हैं t इक्वल टू 0 प्लस पे। इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को नोट कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, t इक्वल टू 0 प्लस पे बनाएंगे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बनाएंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन में कि हर एक ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है अलग अलग कंडीशन पे। अगर हम t इक्वल टू एट बनाना चाहें, अगर t इक्वल टू 0 प्लस पे अगर सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? ये बना 10 वोल्ट का बैटरी प्लस माइनस, ये प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध रेजिस्टेंस 3 ओम का, ये 2 ओम का, एक पैरेलल में इंडक्टर और 2 हेनरी का। और ये अब 0 प्लस पे आप बना रहे हैं तो t इक्वल टू 0 पे स्विच क्या हो गया? क्लोज। अगर स्विच क्लोज हो गया है तो 0 प्लस पे क्या होगा? ये क्लोज हो जाएगा, मतलब ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा क्लोज। अब सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट। अब सर्किट उस स्थिति में आ गई है, उस कंडीशन में आ गई है कि वो अपने अंदर से पावर का फ्लो करवा सके या करंट का फ्लो करवा सके। तो देखते हैं कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर से जो फ्लो होने वाला करंट है, I का मतलब करंट, L मतलब इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट, किसी भी टाइम पे अगर आपको पता है तो t प्लस पे भी इंडक्टर की वैल्यू जो है, मतलब करंट की वैल्यू सेम होगी और t माइनस पे भी सेम होगी। t माइनस मतलब ये है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर करंट में एब्रप्ट चेंज का अपोज करता है, मतलब अचानक से करंट को चेंज होने नहीं देता। मतलब अगर t पे बात करें और t प्लस से बात करें, t माइनस से बात करें तो जस्ट पहले, जस्ट बाद, जस्ट बिफोर जस्ट और जस्ट आफ्टर, तो जो करंट की वैल्यू है सेम होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन में लिखें ऐसे IL0 माइनस IL0 प्लस और IL0, अगर इस इक्वेशन को देखकर आप टाइम की वैल्यू 0 लिख दें तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि 0 माइनस पे जब टाइम की वैल्यू 0 माइनस थी, मतलब स्विच क्लोज करने से पहले, तो इंडक्टर से जो भी करंट फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू स्विच को बंद करते टाइम और स्विच को बंद करने के तुरंत बाद, आफ्टर द क्लोजिंग द स्विच, ये इक्वल होगा। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी थी? भले 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो IL0 प्लस की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 एम्पियर। मतलब स्विच को बंद करने के बाद करंट कितना फ्लो होगा? यहाँ से 0 एम्पियर, 0 एम्पियर, यहाँ से 0 एम्पियर फ्लो होगा। और अगर हम जानते हैं कि किसी भी ब्रांच से अगर करंट जो है 0 फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं डेड ब्रांच। डेड ब्रांच, आप उस ब्रांच को या तो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं या तो उसको डेड ब्रांच मानकर उसको हटा सकते हैं। तो हटाएंगे या फिर ओपन करेंगे तो ये डायग्राम जो ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ये डायग्राम आपको बनता हुआ दिखाई देगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट प्लस माइनस ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब यहाँ से क्या है? करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0। तो 0 हो रहा है मतलब क्या हो गया? डेड हो गया। डेड हो गया मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिसको आप ओपन बना सकते हैं। ओपन तो आपको दिखाई दे रहा है कि ओपन करने के बाद ये तो ओपन कर दो या इसको पूरा हटा दो। हटाने के बाद ये कैसा दिखेगा? हटाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे कोई ब्रांच ही नहीं है। अगर ब्रांच नहीं है तो आप देख पाएंगे जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा I, वही करंट यहाँ तक पहुँचेगा और वही करंट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है। तो जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट यहाँ पे जाएगा। तो अगर हम 3 ओम और 2 ओम को देखें तो ये सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 5 ओम। और अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो I इक्वल टू होता है V/R। V की वैल्यू है 10 अपॉन R की वैल्यू है 3 + 2 5। तो आंसर आएगा 10/5, आंसर आएगा 2 एम्पियर। ये कौन सा करंट है? ये करंट है I इक्वल टू 0 प्लस पे
ये करंट बैटरी से फ्लो होने वाला करंट, और I इक्वल टू इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट, जीरो प्लस में कितना आया है, जीरो, हमने देखा है जीरो। देखो जीरो प्लस की ये सर्किट डायग्राम बना है, और पहले 0 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अब भी 0 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। तो ये जो सर्किट डायग्राम बना है हमने जो सॉल्व किया है, ये t इक्वल टू 0 प्लस पे है। अब अगला हम देखेंगे t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कैसा बनेगा, ये नोट करेंगे इतना। कुछ चीज़ें मिटाते हैं, अपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं ये जो सर्किट डायग्राम है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसे बनेगा। तो देखेंगे एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, हमने देखा था कि जो इंडक्टर होता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम या फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये तो क्लोज हो चुका है। अब ये जो इंडक्टर है अभी हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का बोलने का मतलब ये है कि आप उसको एक सीधे कंडक्टिंग वायर या सीधे चालक तार की तरह आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब देखो यहाँ पे कितना है 3 ओम, ये कितना है 2 ओम। अब इस कंडीशन में अगर आपको करंट आप निकालना चाहते हैं तो देखो क्या होगा कि ये जो 2 ओम है, अगर इसके टर्मिनल को आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जीरो होगा। क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी है, मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, तो जो ए और बी पॉइंट का वोल्टेज होगा उसको हम लिखेंगे वी ए बी, और वी ए बी का मतलब होगा वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, इसकी वैल्यू होगी वी ए माइनस वी बी। क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है तो जो ए है, ए का पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल होगा, मतलब वी ए माइनस वी ए, आंसर आ जाएगा जीरो। अगर वोल्टेज जीरो हो गया है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 2 ओम और ये जो ब्रांच है आपस में पैरेलल में। अगर ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में है तो जितना वोल्टेज यहाँ का होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ का होगा। तो अगर हम वोल्टेज लिखें, यहाँ का वोल्टेज जीरो है तो इसका वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो। अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट तक अगर आप जाएं, ए से इस पॉइंट तक जाएं, आपको कुछ एलिमेंट नहीं मिला, कोई एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वी ए बी अभी भी जीरो है। और अब हम इसके लिए लगा रहे हैं वी ए बी, तो वी ए बी आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, किसी भी रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट आई इंटू आर 2 ओम के बराबर होगा। वी इक्वल टू आई आर होता है, वी का मतलब वोल्टेज, तो हमने वोल्टेज निकाला जीरो, आई आर तो आई की वैल्यू आई, आर की वैल्यू 2, यहाँ से आई की वैल्यू निकल के आ गई है कितना, जीरो। मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कितना है, जीरो। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों आपस में पैरेलल में है। पैरेलल होने से क्या कंडीशन बनता है, जब भी दो ब्रांच आपस में पैरेलल में होते हैं तो उनका वोल्टेज क्या होता है, इक्वल। अगर आपने किसी एक ब्रांच का वोल्टेज पता कर लिया तो वही वोल्टेज होगा सेकंड ब्रांच का। तो हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट वाले ब्रांच का वोल्टेज पता कर लिया। अब जो वोल्टेज हमने पता किया, मतलब आंसर आया हमारा जीरो, यही वोल्टेज होगा इसका वोल्टेज, हमने लिख दिया जीरो। और वोल्टेज की फार्मूला किसी रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I इंटू आर, आर की वैल्यू 2, यहाँ से I की वैल्यू जीरो निकल गया। मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला करंट इस ब्रांच से जीरो करंट फ्लो होगा। तो मतलब ये है कि अगर इस ब्रांच से जीरो करंट फ्लो होगा तो इस ब्रांच को आप फिर से हटा सकते हो। हमने पढ़ा था कि जब भी किसी ब्रांच से जीरो करंट फ्लो होता है तो आप उस ब्रांच को हटा सकते हो। तो हटाने पे ये ब्रांच कैसे लिखेगा,
हटाने पे ब्रांच दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये 10 वोल्ट और ये 3 ओम और ये शॉर्ट सर्किट इंडक्टर ये 3 ओम। ये तो हट गया क्योंकि यहाँ से 0 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि वो डेड ब्रांच है, और डेड ब्रांच को आप हटा सकते हैं। हटाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर, मतलब 3.33 एम्पियर करंट फ्लो होगा यहाँ पे। तो जितना करंट यहाँ फ्लो होगा वो पूरा करंट अब यहाँ तो जाएगा नहीं, पूरा करंट इधर निकल जाएगा। मतलब इस करंट जो ये आई आया है ये वही आई है जो इंडक्टर से फ्लो होगा एट टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो ये आई एल की वैल्यू है ये 3.33 एम्पियर। क्यों हुआ ये, क्योंकि ये पार्ट हट गया। हटने के बाद वहां से 0 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। जितना करंट बैटरी सप्लाई करेगा वो पूरा करंट इंडक्टर से हो जाएगा। या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का अपोज करना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 0 ओम। तो ये एक ऐसा पाथ है जो कोई रेजिस्टेंस जो है नहीं देता। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं देता इसका मतलब ये करंट को अपोज ही नहीं करता, और करंट को अपोज नहीं करता तो इस जंक्शन पे जब करंट पहुंचेगी तो उसको दो ब्रांच मिलेगा, एक 2 ओम का ब्रांच, एक 0 ओम का ब्रांच। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं 0 ओम। तो अगर 0 ओम का ब्रांच है तो करंट एक ऐसा पाथ को चूज करेगा जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस ना मिले, मतलब उसको 0 ओम का रेजिस्टेंस मिले। एक ऐसा पाथ को चूज करेगा जहाँ पे उसको अपोज करने वाला कोई ना हो। तो ये वाला जो पाथ है इसका रेजिस्टेंस आप 0 बोल सकते हैं। और अगर 0 बोलेंगे इसका मतलब करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी इस ब्रांच में नहीं है। तो करंट जैसे ही यहाँ पे पूछेगा तो इस ब्रांच को वो चूज नहीं करेगा, इस ब्रांच को चूज करेगा और पूरा करंट इधर से फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से करंट 0 एम्पियर फ्लो होगा। तो ये कंप्लीट डायग्राम बना t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 माइनस पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो हमने कल डिस्कस किया था, तो इस पर हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो आज हमने क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यू चैप्टर की ओर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अब इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम पढ़ते हैं बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इसको हिंदी में बोलते हैं दंड चुंबक। तो ये पहले दिखता कैसे, आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में, कुछ रेक्टेंगल शेप में ऐसा दिखता है ये। और इसकी खासियत होती है, इसमें दो पोल होते हैं, N और S। इसकी और क्या खासियत होती है, इसकी खासियत ये होती है कि आप इसको कितने भी पार्ट में इसको ब्रेक करें, तोड़े आप, जैसे आपने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद आपको जो पार्ट मिलेगा वो पार्ट मिलेगा कुछ ऐसे। ये दोनों ही पार्ट अलग हो गए। अलग होने के बाद आपको दिखाई देगा एक साइड N, एक साइड दिखाई देगा S। लेकिन जो मैग्नेटिज्म थ्योरी है वो बोलती है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट कभी भी अलोन, मतलब एक ही पोल उस पर नहीं होता, हमेशा ही जो पोल होते हैं पेयर के फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर N पोल होगा तो S पोल जरूर होगा, S पोल होगा तो N पोल जरूर होगा। कभी भी पेयर जो है पोल जो है सिंगल फॉर्म में नहीं होते। मतलब अगर यहाँ S है तो S बन गया, अभी अलग हो गया पार्ट, तो S है तो यहाँ पे N होगा, N है तो यहाँ पे S होगा। अब देखो S, N और S ये क्या करेंगे, अपने आप को एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। जब ये आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। मतलब आप मैग्नेट को कितने भी पार्ट में ब्रेक कर लो, हमेशा ही उसमें दो पोल हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ये एक पहला पॉइंट हमने सीखा। सेकंड पॉइंट, किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, निकलता है N से और S की ओर जाता है, N से निकलता है S की ओर जाता है। सिमिलरली फिर से बहुत सारे फ्लक्स ऐसे निकलते हैं, बहुत सारे फ्लक्स कुछ इस तरीके से निकलते हैं फ्लक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्लक्स है वो नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल की ओर इंटर कर रहा है। यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ पे इंटर कर रहा है। लेकिन अगर ये हुआ आउटर द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर, मतलब मैग्नेट के बाहर, अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाए कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका डायरेक्शन अगर आपको पूछा जाए क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि आउटर द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर, मैग्नेट के बाहर N से निकल रहा है, S की ओर जा रहा है, मतलब N to S। तो आप बोलेंगे आउटर द बॉडी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और अगर हम बोले इन द बॉडी क्या होगा, इन द बॉडी मतलब बॉडी के अंदर क्या होगा, तो देखो क्या होगा, ये जो फ्लक्स है ये S में इंटर करता हुआ आपको दिख रहा है, अभी जाएगा ऐसे अंदर की ओर। तो अंदर की ओर इसका डायरेक्शन क्या है, S to N। तो विथ इन द बॉडी एंड आउटर द बॉडी दोनों ही डायरेक्शन अलग अलग है। एक में N to S है और एक में क्या है आपका S to N। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि बार मैग्नेट का शेप कैसा होता है, और इसकी वजह से जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, ये नंबर ऑफ लाइंस जनरेट होती हैं। और ये जो है अपना, अगर आप दूर की ओर बढ़ते जाएं, दूर जाते जाएं, दूर जाते जाएं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को आप नाम दे B1, इसको नाम दे B2, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो लाइंस हैं आपस में पास पास है, मतलब जितना आप नजदीक आएंगे वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास दिखेंगी, डेंस दिखेंगी, ज़्यादा घनी दिखाई देंगी। जैसे ही हम दूर जाएंगे तो क्या होगा, लूप बड़ा होता जाएगा, लूप बड़ा होता जाएगा। जैसे ही लूप बड़ा होगा
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। तो क्या होगा कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, मतलब V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे मैग्नेट से तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका लगभग नेग्लिजिबल होता जाएगा, मतलब जीरो होता जाएगा, जीरो की ओर बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब जैसे ही पास आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा डेंस होगा एज कम्पेयर टू V2। तो मैग्नेट के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मैग्नेट से जैसे ही आप दूर बढ़ते जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये देखिए आप, और यहाँ से एक पॉइंट और हम निकाल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वही डायरेक्शन होगा जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये है अगर इस पॉइंट पे आप डायरेक्शन निकालना चाहें मैग्नेटिक फील्ड का, और फ्लक्स का डायरेक्शन आपको दिया गया है, तो जो डायरेक्शन फ्लक्स का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन भी होगा। तो आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ magnetic field equal to the direction of field lines या फिर फ्लक्स। यहाँ से डायग्राम से आप लिख सकते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है या फ्लक्स होता है वही डायरेक्शन ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमने पढ़ा बार मैग्नेट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी की चुंबकशीलता। देखते हैं क्या होता है पृथ्वी की चुंबकशीलता। आपको पता होगा कि जो हमारा अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। मैग्नेट की तरह बिहेव करता है मतलब जैसे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वैसे ही हमारे अर्थ से भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, और जो एक शील्ड का काम करता है। शील्ड मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है।
सर इसका आईडी पासवर्ड क्या है? लॉग आउट हो गया अपने आप। हाँ हाँ, उसमें लिखा, एक आध जगह लिखा है बैक, पूछो। हेलो, हाँ सर। कौन बोला ये? अरे यहाँ दूसरी रूम 2 में भाई, मैं सर का यहाँ यहाँ ड्यूटी नहीं करता तो यहाँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो मैं वही कहता सोच रहा हूँ कि लॉगिन हो गया, मेरे को कहीं लिखा हुआ था, मैं इसको डाला हो गया। तो हम देख रहे थे अर्थ के मैग्नेटिज्म को। देखते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म क्या होता है। ये है हमारा अर्थ। ये मान लीजिए अर्थ है हमारा। अब आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है ऐसे। ये अर्थ का मान लीजिए एक्सिस है, जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट होता है, घूमता है। आपको पता है कि आप इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसे बोलते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन जो हमारा अर्थ होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जो उसका मैग्नेटिज्म है वो कुछ इस तरह रखा होता है। जो हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आपको पता है, इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल पोल। जियोग्राफिकल 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 पोल। ये हमारा जियोग्राफिकल पोल है, जिसको हम मैप में देखते हैं, ये भी जियोग्राफिकल पोल है। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो होता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है। और नॉर्थ पोल जहाँ पे आप बोलते हैं जियोग्राफिकल पोल, लेकिन जो मैग्नेटिक पोल होता है, जो हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल जस्ट अपोजिट होता है। जहाँ पे नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे साउथ पोल बन रहा होता है, जहाँ साउथ पोल होता है वहाँ नॉर्थ पोल। इसका रीजन ऐसा है कि अगर आप किसी कंपास को, मैकेनिकल कंपास जो आता है जिसको दिशा सूचक बोलते हैं, अगर आप उसको छोड़ दें, फ्री कर दें, तो क्या होगा कि जो उसका नीडल है, नीडल पॉइंटर क्या करेगा,
पॉइंटर हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। मान लीजिए ये पॉइंटर है, मान लीजिए ये पॉइंटर है किसी कंपास का, ये मान लीजिए कोई कंपास है, कंपास का ही पॉइंटर है। तो पॉइंटर जो है हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में डिनोट होता है, हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो ये क्या है, कंपास, आपका कंपास। कंपास क्या होता है, दिशा सूचक, आपको पता है। अगर कंपास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर मैग्नेट रखा हुआ है और आपको ये बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, बोल रहे नॉर्थ पोल, तो अगर ये नॉर्थ पोल की ओर कब इंडिकेट करेगा, मतलब कब ये अट्रैक्ट होगा, जब यहाँ कहीं पे साउथ पोल बन रहा होगा। तभी तो मैग्नेट का ये नीडल है, ये मैग्नेट एक नीडल है, नीडल रोटेट कब होगा, जब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ साउथ पोल बन रहा होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये अर्थ का जो साउथ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। जब अर्थ का साउथ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की जगह पे बन रहा होगा और इसका जो मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ पोल, वो जियोग्राफिकल साउथ पोल की ओर बन रहा होगा, मतलब अपोजिट होता है। जहाँ पे आपको नॉर्थ पोल दिखाई देता है, अर्थ का साउथ पोल वहाँ बनता है। जहाँ आपको साउथ पोल आप जानते हैं, वहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल बनता है। मैग्नेटिक पोल अलग होता है, जियोग्राफिकल पोल अलग होता है। जो आप मैप में देखते हैं उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल पोल, और जो हम मैग्नेट पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। तो जो नीडल है, अगर उसको छोड़ दें तो नीडल हमेशा ही नॉर्थ पोल की ओर इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, तो ये नॉर्थ पोल ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि एस पोल उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी ये नॉर्थ पोल बनेगा। और यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल इस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अर्थ का जहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, वहाँ पे ये मैग्नेटिक पोल है, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल बनेगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। सिमिलरली ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसके एक्सिस को बोलेंगे, ये जो एक्सिस बन रहा है, इस एक्सिस को बोलेंगे, इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक्सिस आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस एक्सिस को बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। और इस एक्सिस को बोलेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस। तो समझते हैं कि जो अर्थ है उसमें मैग्नेटिज्म क्यों होता है। एक फेमस प्रिंसिपल है, वो बोलता है कि जो हमारा अर्थ है बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे लेयर से। आप अर्थ के अंदर जाएंगे, जमीन के अंदर जाएंगे, तो आपको बहुत सारे लेयर मिलेंगे। कहीं सॉलिड मिलेगा, कहीं लिक्विड मिलेगा, कहीं गैस मिलेगा, कहीं काफ़ी सॉलिड ठोस चट्टानें मिलेंगी, आपको अलग अलग मटेरियल मिलेंगे। तो जो अर्थ के अंदर में, सबसे अंदर में कोर होता है, सबसे अंदर में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर। मतलब सैकड़ों किलोमीटर का एक लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं कोर। तो कोर में क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल। तो वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, करंट को जो है वहाँ पे करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट। उस करंट की वजह से ये माना गया कि आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से ये निकलती हुई दिखाई देगी, ये निकलेगी नॉर्थ पोल से, ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में इंटर करेंगी। सिमिलरली हमने पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है, जैसे निकल के गया साउथ पोल में, यहाँ से भी निकलने के बाद कहाँ गया, साउथ पोल में। ऐसी बहुत सारी, मतलब लाखों लाइंस, करोड़ों लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस फ्लक्स के फॉर्म में दूर दूर तक, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक दूर दूर तक ऐसे निकलता है। तो जब जैसे आप दूर दूर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा,
आपको मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम मिलेगी। हमने कुछ देर पहले ही देखा है। अब अगर हम देखें कि इसका यूजफुल क्या है, देखो अगर अर्थ के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर बन रहा है, मतलब एक शील्ड बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा, स्पेस में हवा में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास होंगी, ऐसे ऐसे पास होंगी, मतलब वो एक शील्ड का काम करेगा, जो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। सन से बहुत सारी रे आती हैं, उस रे में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। उस चार्ज पार्टिकल को ये एटमॉस्फेयर तक पहुंचने नहीं देता, उनको रिपेल करता है। रिपेल करता है तो उसमें से बहुत सारे पार्टिकल एटमॉस्फेयर तक पहुंच नहीं पाते। अगर वो पार्टिकल किसी तरीके से एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से अगर एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय जाएगा तो अर्थ पे सरफेस पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं जो मून है हमारा सैटेलाइट मून, उसके पास एक उसका खुद का एक एटमॉस्फेयर, एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर? क्योंकि जो मून होता है, मून एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, और जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो उसके पास ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये नहीं होगा। तो प्रोटेक्टिव फील्ड नहीं होगा उसके पास, तो सन से आने वाली चार्ज पार्टिकल की रे किरणें उस एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो मून पे लाइफ का हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जबकि हमारे अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं ये एक शील्ड का काम करती है और हमारे एटमॉस्फेयर को सन से आने वाली खतरनाक किरणों से रक्षा करती हैं, मतलब प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये वो अर्थ का मैग्नेटिज्म। इसके बाद देखते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म में और कौन कौन से पार्ट हैं। तो अभी हमने सीखा कि जहाँ पे जियोग्राफिकल पोल होता है जस्ट उसके अपोजिट मैग्नेटिक पोल होता है, मतलब जिसको आप नॉर्थ पोल बोलते हैं जियोग्राफिकल पोल, उसके जस्ट कुछ इंक्लाइन। और याद रखेंगे जो पोल होते हैं मैग्नेटिक पोल, वो जियोग्राफिकल पोल से कुछ एंगल इंक्लाइन रहते हैं, कुछ एंगल इंक्लाइन रहते हैं, उसी एक्सिस पे नहीं होते। आप देख रहे हैं कुछ एंगल ये रोटेट हुआ है, मतलब ये कुछ एंगल इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है मतलब अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया गया लगभग 10 से 11 डिग्री ये रोटेट हुआ माना जाता है। देखते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने क्या लिया, आपने लिया एक मैग्नेटिक नीडल, आपने लिया एक मैग्नेटिक नीडल। आपने लिया एक मैग्नेटिक नीडल, ये क्या है, नीडल है, एक नीडल है या फिर पॉइंटर, ये क्या है, नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। आपने इसको फ्रीली कहीं से बांध दिया, बांधने के बाद इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट से प्रभावित होकर ये एंगल बनाते हुए ये डिनोट करेगा, ये जो नीचे वाला एंगल होगा ये नॉर्थ को डिनोट करेगा, जो ऊपर वाला एंगल होगा ये साउथ को डिनोट करेगा। मतलब जो नॉर्थ पोल बनेगा नीचे की ओर, साउथ पोल बनेगा ऊपर की ओर। ये डिनोट कर रहा है कि जो नीचे जो एंगल बन रहा है, जो नीचे जो पोल बन रहा है वो नॉर्थ पोल होगा, और जो ऊपर जो पोल बन रहा होगा साउथ पोल होगा। हमने देखा था कि जो अर्थ का जो जियोग्राफिकल पोल होता है जस्ट उसके अपोजिट उसका मैग्नेटिक पोल बनता है। तो अगर हम बोले कि जो नीडल है नीचे की ओर वाले पोल को नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है, ऊपर वाले पोल को साउथ पोल इंडिकेट करता है, तो ये वो पोल है जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि फ्लक्स का जो भी डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी फ्लक्स लाइंस, फ्लक्स निकलेंगी और साउथ में इंटर करेंगी। तो अगर हम देखें तो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में। अगर हम ये बोले कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का
वो इस डायरेक्शन में है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, जिसको हम बी बोलते हैं। अगर अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, जिसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे देखो, ये जो अर्थ है, अर्थ किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। मैग्नेट क्या है, कुछ रोटेट हुआ है, तो जो रोटेट हुआ है तो एन से निकलेंगी फ्लक्स और साउथ में जाएंगी, तो यहाँ से भी एन से निकल रहा है और वो साउथ में जा रहा है, ठीक है। तो ये बना नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर हम इसके साथ में देखें, अगर हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी अर्थ के स्पेस में किसी भी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अर्थ का, उसके साथ में एक एंगल बनाता हुआ दिखाई देगा, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर ये एंगल डेल्टा है तो आप इस बी मैग्नेटिक फील्ड का आप स्ट्रेंथ मतलब इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर बी नेट है, इसका डायरेक्शन आपको दिया गया है, एंगल दिया गया है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे बी एच, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे बी वाई। तो बी एच और बी वाई की वैल्यू आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से। बी एच की वैल्यू मिलेगी आपको बी कॉस ऑफ डेल्टा, बी वर्टिकल की वैल्यू मिलेगी आपको बी साइन डेल्टा। अगर आप टेन डेल्टा की वैल्यू निकालना चाहें, तो टेन डेल्टा इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर एंगल डेल्टा बन रहा है तो ये ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा, तो अगर ये एंगल डेल्टा है तो इसके सामने वाला जो आपको आर में दिखाई देगा ये होगा परपेंडिकुलर, तो इसकी लंबाई कितनी है, बी वी के बराबर। उसके बाद बेस कितना है, बी एच, ये रिलेशन निकल गया, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का रेशियो होता है, और ये रिलेशन निकल गया। नोट करेंगे इतना। तो आज हम लोगों ने देखा 12 मैग्नेट के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया, उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ मैग्नेटिज्म कैसे वर्क करता है, क्यों होता है, अर्थ मैग्नेट की तरफ क्यों बिहेव करता है, उसके मैग्नेटिज्म का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, उसको अगर फैक्टर में ब्रेक करें तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या निकल के आता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप क्या होता है हमने देखा। तो कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, इसके आगे का टॉपिक है। तो कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है। ओके, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।